आज के सेशन में आप सबके लिए, चाहे आप L1 के हों चाहे L2 के हों, बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। आज मैं आंसर की देने वाला हूँ। आज मैं L2 की कट ऑफ इसमें बताने वाला हूँ। और उससे पहले आज मैं L1 के बहुत से बच्चे जो परेशान हैं, बहुत से आपके कमेंट्स आए हैं कि सर आप हमें कुछ प्रूफ्स तो दीजिए, तो आज मैं आपको प्रूफ भी देने वाला हूँ। आप L2, L1 या जो भी हैं पूरा वीडियो देखना है, और नए बच्चे हैं तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सबको शेयर भी करें, ताकि बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिनको इन प्रूफ से कोई फ़ायदा मिल सकता है और ये सबके लिए हेल्प की बात होगी। आपका डोपामाइन भी रिलीज होगा। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहली बात, L1 के 3 प्रश्न जो गलत माने हैं बोर्ड ने, उनके अलावा एक और महत्वपूर्ण बात जो आज आपसे करनी थी, तो मैंने सोचा एक ही वीडियो में आपके साथ मैं चर्चा कर लूँ। और वो एक ऐसा डिलीट प्रश्न है, हालांकि इससे ज़्यादा भी बातें हैं, पर एक प्रश्न निश्चित रूप से ऐसा डिलीट प्रश्न उन्होंने किया है जो किसी भी सूरत में डिलीट होने के काबिल नहीं था। तो 4 प्रश्न कम से कम आपके परिणाम को जैसा आप चाहते हैं वैसा कर देंगे। सबसे पहली बात देखो बच्चों, वो जो 3 प्रश्न थे उनकी हम बात कर रहे थे, उसमें जो फैसिलिटेटर वाला प्रश्न है, मैंने आपको बोला था ये आपको हर जगह मिलेगा, कहीं पे भी आप गूगल पे देख सकते हैं। मैंने गूगल पे देखा इसको, और आपको याद है उसमें हमको बताना है कि इंक्वायरी बेस्ड मॉडल या पृच्छा उपागम में शिक्षक क्या होता है, अनुदेशक यानी इंस्ट्रक्टर या फैसिलिटेटर। लड़ाई तो इतनी ही है। अब ये जितने भी साइट्स हैं वो सारी साइट्स, कोर्ट तो 1 मिनट में मानेगा इनको, चिंता की बात नहीं है। तो फैसिलिटेटर है या फिर इंस्ट्रक्टर, इसकी बात है। तो यहाँ पे आप देखिए, ये पूछताछ मॉडल में शिक्षक की भूमिका है। ठीक है, इंग्लिश में पढ़ना है। एक बात आपको और बता दूं, हाई कोर्ट में जिन बच्चों ने रिट पिटिशन लगाई है, हाई कोर्ट केवल इंग्लिश में ही सुनता है, इसलिए आपके लॉयर को आप ये थोड़ा सा बताना, आप दे देना, तो आप खुद गूगल पे जाके निकालोगे तो हर साइट पे आपको यही चीज़ें मिलेंगी। तो क्या लिखा है इंक्वायरी बेस्ड मॉडल में टीचर का रोल क्या है? द रोल ऑफ द टीचर इज एन इन एन इंक्वायरी बेस्ड क्लासरूम इज क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ ए टीचर इन ए कन्वेंशनल क्लासरूम। यानी जो परंपरागत कक्ष हैं उनके अलावा अलग प्रकार का रोल होता है टीचर का, किसमें? इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग में। इंस्टीड ऑफ प्रोवाइडिंग डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन टू द स्टूडेंट्स, टीचर हेल्प्स स्टूडेंट्स, आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है। यानी साफ साफ लिखा है क्या, कि परंपरागत जो कक्ष होते हैं उनकी तुलना में इंक्वायरी बेस्ड क्लासरूम में, इंक्वायरी बेस्ड टीचिंग में एक टीचर का रोल डिफरेंट होता है। क्या होता है वो? इंस्टीड ऑफ, यानी इसके स्थान पर, किसके स्थान पर? प्रोवाइडिंग डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन, यानी डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करवाने के स्थान पर टीचर बच्चों की हेल्प करता है, फैसिलिटी देता है, गाइड करता है। तो आ गया ना आपका आंसर। आगे कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप हर जगह जाओगे तो आपको ऐसे ही आंसर मिलेंगे, इंक्वायरी बेस्ड टीचिंग। ये फिर आप यहाँ पे देख सकते हैं, बहुत आराम से देख सकते हैं। द रोल ऑफ द टीचर, द रोल ऑफ द टीचर इज एन in an inquiry based classroom is quite different from that of a teacher in conventional classroom instead of providing direct instruction, यानी डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करवाने के बजाय स्टूडेंट्स को, डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन यानी अनुदेशन प्रोवाइड करवाने के बजाय, जब डायरेक्ट अनुदेशन पे रोक है तो फिर शिक्षक इंक्वायरी बेस्ड में अनुदेशक कैसे हो सकता है? टीचर हेल्प करेगा बच्चों को टू जनरेट देयर ओन कंटेंट रिलेटेड क्वेश्चंस एंड गाइड, हाँ गाइड तो करेगा, इन्वेस्टिगेशंस दैट फॉलोज। बहुत सी बातें इंक्वायरी, अब फर्स्ट ग्रेड में मेरे सामने आएंगे तो पूरा का पूरा मॉडल पढ़ाऊंगा मैं आपको। सारे टीचिंग मॉडल्स हमसे बेहतर आपको कहीं नहीं मिलेंगे। ये कुछ हमारे ट्रेलर हैं जो हम आपको बताना चाह रहे हैं। जो नए बच्चे हैं चैनल को तो सब्सक्राइब कर ही लें, आप हमसे पढ़ना, मज़ा आ जाएगा आपको। तो ये आपका पहला प्रूफ जो मैंने दिया है, और ये प्रूफ यहाँ से लेने की जरूरत नहीं है, मैं इसको टेलीग्राम पे शेयर करूँ कि ना करूँ, आप खुद गूगल पे जाइए और जहाँ भी इंक्वायरी बेस्ड मॉडल लिखेंगे, इंक्वायरी बेस्ड क्लासरूम लिखेंगे, इंक्वायरी बेस्ड टीचिंग लिखेंगे, तो आपके सामने सारी बातें आ जाएंगी। ओके, पहला प्रूफ। दूसरा देखिए बच्चों, दूसरा, आपको पता है RTE 2009 पे 2 प्रश्नों का ऐसा कबाड़ा किया इस बोर्ड ने कि बहुत ही, क्या बोलूं मैं आपको, ऐसा फील होता है। एक ऐसा प्रश्न आया था जो डिलीट हो गया था। देखिए आप, ये जो पेपर है मेरे पास L1 का, ये शायद डॉलर सीरीज वाला है, ठीक है ना, S सीरीज जिसको आप बोलते हो, और उसमें 76 पे देखिए आप, मोस्टली बच्चों के मेरे पास कमेंट्स आए थे कि सर इसका तो आपने कितनी बार बताया है, और बिल्कुल मैंने बताया है, क्योंकि जो बच्चे मेरे से RTE 2009 पढ़ते हैं, NCEP 2005 पढ़ते हैं, वो इन बातों को जानते हैं कि एक एक पैरा भी हमसे छुपा हुआ नहीं रहता। और यहाँ देखिए, ऐसे बालक
जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति अथवा सामाजिक व शैक्षणिक पिछड़े वर्ग से संबंधित हैं, उन्हें परिभाषित किया गया है। 4 ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शन है गरीबी रेखा के नीचे के समूह में, दूसरा है अलाभान्वित असुविधाग्रस्त समूह में, तीसरा दुर्बल दुर्बल वर्ग में, चौथा विशिष्ट पिछड़ा वर्ग में। कितना आसान सवाल था, कितना आसान प्रश्न था, और इसका निर्विवाद रूप से असुविधाग्रस्त समूह, अलाभान्वित समूह आंसर था, जो बहुत से बच्चे करके आए, लेकिन इस बोर्ड ने इसको भी डिलीट कर दिया क्योंकि इनको नॉलेज ही नहीं है। देखिए आप सीधा सीधा इंग्लिश में देखिए आप, चिल्ड्रेन हु बिलोंग्स टू शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब एंड सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस आर डिफाइंड एज बिलो पॉवर्टी लाइन ग्रुप, डिसएडवांटेज्ड ग्रुप। हमने क्लास में कितनी बार ये शब्द बोला है, डिसएडवांटेज्ड ग्रुप, वीकर सेक्शन या फिर स्पेशल बैकवर्ड क्लासेस। अब देखिए बच्चों, ये जो सवाल है इसको बोर्ड ने डिलीट किया। हमको अब क्या करना है, सुन लें आप। हमको जाना है सीधा सीधा भारत सरकार के उस गजट नोटिफिकेशन पर, द गजट ऑफ इंडिया, भारत का राजपत्र। कुछ बच्चे कह रहे थे सर इसका प्रूफ, तो मैंने आपको वहाँ भी बताया था, पहले वीडियो में बताया था कि RTE 2009 आप कहीं से भी डाउनलोड कर सकते हैं। जिस तरह से हर घर में बाइबल, गीता, कुरान है, उसी तरह से हर पढ़ने वाले के पास RTE 2009 तो है कि नहीं है। तो देखो, वो जो प्रश्न आपने अभी पढ़ा था उसकी लैंग्वेज याद है ना आपको, आप मैच कर लीजिए। यहाँ पे शुरुआत में, ठीक है, मैंने उस वीडियो में बोला था ना 35वां है, लेकिन 60वें वर्ष में था वो। 60वें वर्ष में, 60वें वर्ष का मतलब गणतंत्र बनने के बाद 2009 60वां वर्ष होता है। ओके, तो इसमें पहला जो चैप्टर है प्रिलिमिनरी, उसमें पहला क्लोज है, उसके सब क्लोज हैं, है ना। और उसमें क्या है, इसके बाद दूसरी जो धारा है, इस धारा में कुछ अप्रोप्रिएट मतलब वोकेबुलरी हैं कि आगे हम, जैसे मैंने आपको बताया था ना, बालक है तो बालक का क्या मतलब है, 6 से 14 वर्ष के बालक एवं बालिकाएं, तो बार बार ये नहीं लिखे केवल बालक लिख देंगे। तो इसमें शब्दावली है महत्वपूर्ण, कुछ टर्मिनोलॉजी है, टर्म्स हैं धारा 2 में, ठीक है। अब धारा 2 में 1 2 3, अब इसमें भी आप अलग अलग क्लोज देखिए। अब यहाँ पे आप देखिए, आप अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट मीन्स ओके, हमको इससे मतलब नहीं है। सी में देखिए, चाइल्ड मीन्स ए मेल और फीमेल चाइल्ड ऑफ द एज ऑफ 6 to 14 ईयर्स। ओके, बालक का मतलब ये होता है, ठीक है ना। लेकिन फिर आगे और क्लोज दिए गए हैं। डी में देखिए, डी बोलता है चाइल्ड बिलोंग्स टू डिसएडवांटेज्ड ग्रुप। बोलिए, एक एक लफ्ज, एक एक हर्फ सेम है कि नहीं है। चाइल्ड बिलोंगिंग टू डिसएडवांटेज्ड ग्रुप मीन्स ए चाइल्ड बिलोंगिंग टू, यहां से पढ़िए आप, द शेड्यूल कास्ट, द शेड्यूल ट्राइब, द सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास। सेम बोलिए, है कि नहीं है, सेम टू सेम है। तो ये कौन होते हैं, ये डिसएडवांटेज्ड चाइल्ड ही तो होते हैं। इसके आगे देखिए आप, चाइल्ड बिलोंग टू वीकर सेक्शन, तो एक उसमें ऑप्शन है वीकर सेक्शन। वीकर सेक्शन की परिभाषा यहाँ पे दी गई है, डिसएडवांटेज की परिभाषा यहाँ पे दी गई है। एक उसमें बिलो पॉवर्टी लाइन था, तो बिलो पॉवर्टी लाइन वीकर सेक्शन का ही दूसरा नाम है, ठीक है। और एक उसमें स्पेशल बैकवर्ड क्लास था, जो आपका राजस्थान में आरक्षण का आंदोलन हुआ था, SBC MBC, उसकी बात थी। तो यहां ये प्रश्न निर्विवाद रूप से, इसको कोई रोक ही नहीं सकता, 1 मिनट में आपका आपके फेवर में जाएगा। तो जिन बच्चों ने रिट लगा रखी है वो अपने लॉयर को ये दे देना, RTE 2009 में धारा 2 में सब क्लोज डी और सब क्लोज ई, इन दोनों को आप उनको बता देना। 1 मिनट में आपका काम हो जाएगा। एक प्रश्न मैं आपको बार बार कहता हूं, एक सवाल जिंदगी बनाता है और एक सवाल जिंदगी बिगाड़ता है। जो किया है बोर्ड ने वो तो निश्चित रूप से माफी के काबिल नहीं है, लेकिन हम भी अपने बच्चों के लिए ये सही करवा के मानेंगे। 2 प्रूफ मैंने आपको दे दिए। तीसरा तीसरा बच्चों, एक वो जो सवाल था धार्मिक और व्यवस्था वाला, उसका कोई ऑथेंटिक प्रूफ नहीं है, है ना, तो वो तो भगवान ही मालिक है। एक मैं आपको बता चुका हूं कि शिक्षकों की संख्या 5 और 4, तो मैंने आपको पहले भी बताया था, वापस बता दूं, 5 और 4 में लास्ट में जो शेड्यूल दे रखी है, RTE सबके पास है ना, इसमें आप आराम से ये प्रूफ देना अपने लॉयर को, आपका काम हो जाएगा, ठीक है ना। पहले से 5वीं में भी बाकायदा बोला है, क्या बोला है, एक्सक्लूडिंग हेड टीचर, एक्सक्लूडिंग हेड टीचर। और 6th to 8th क्लास के बारे में जब ये लिखा है एटलीस्ट 1 टीचर पर क्लास, सो दैट देयर शैल बी एटलीस्ट 1 टीचर ईच फॉर, ये 3 सब्जेक्ट है, साइंस एंड मैथ, सोशल स्टडीज, लैंग्वेज, लिखा है ना। तो उसके बाद देखिए बच्चों, उसके बाद PTR रेशियो दे रखा है, 1 टीचर फॉर एवरी 35 चिल्ड्रेन।
और फिर वेयर एडमिशंस ऑफ चिल्ड्रन अबव 100 यानी 100 से ज़्यादा बच्चे हुए तो फिर क्या होगा, तो ए फुल टाइम हेड टीचर और ए पार्ट टाइम इंस्ट्रक्टर। इसका मतलब ये 35 वाले रेशियो से अलग हैं। अगर अलग नहीं होते तो फिर दूसरे में लिखते, इसमें क्यों लिखते? दूसरी बात, पार्ट टाइम इंस्ट्रक्टर जो हैं आपके कला शिक्षा के लिए, हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन के लिए, वर्क एक्सपीरियंस के लिए, क्या उनको हम टीचर में काउंट करते हैं? नहीं करते। तो फिर आप इस हेड टीचर को काउंट कैसे कर सकते हो? नहीं कर सकते। लिहाजा उस प्रश्न का जवाब 5 नहीं बल्कि 4 होगा। और ये ऑथेंटिक प्रूफ है जो भारत सरकार का राजपत्र है, RTE 2009 ओरिजिनल है। बात समझ में आ गई बच्चों? तो L1 वालों के लिए ये न्यूज़ मैंने आपको बताई। और अब हम चलते हैं L2 वालों के लिए बहुत बेहतरीन चीज़ों की तरफ। हालांकि आप फर्स्ट ग्रेड का, सेकंड ग्रेड का जो भी एग्जाम दे रहे हैं, मेरे चैनल पे नए आए हैं तो अभी इसको सब्सक्राइब कर लें। साथ ही आपको ये पता लगेगा कि किस तरह से आपको पेपर करने हैं, किस तरह से कॉन्सेप्चुअली हमारे बच्चे हमसे पढ़ते हैं, तो फिर उनके रिजल्ट इतने बेहतरीन क्यों हो जाते हैं। ये बात आप समझेंगे जब आप इस वीडियो को अंत तक देखेंगे। बहुत छोटा सा ये, चिंता नहीं करें। ओके बच्चों, मैं अभी इस वीडियो में कट ऑफ बताने वाला हूँ। उस कट ऑफ को जानने से पहले 10 मिनट में आपकी लूँगा, क्योंकि कुछ बेहद महत्वपूर्ण बात आपसे करनी है। आज अभी साइंस के पेपर का सेकंड ग्रेड का आंसर की जारी कर दी है RPSC ने। पता है ये कितनी बड़ी गुड न्यूज़ है L2 के लिए। यानी हमने जो अभियान चलाए थे कि साहब पहले फर्स्ट ग्रेड फिर सेकंड ग्रेड को ज्वाइन दीजिए, उसके बाद थर्ड ग्रेड को ज्वाइन दीजिए, ऐसा होने से पता है आपको 16,000 वो बच्चे जो निश्चित रूप से L2 में, उनमें से 60%, 70% या 80% तक सिलेक्शन लेने वाले हैं। उनका सिलेक्शन हो चुका है, कट ऑफ से ऊपर हैं वो। तो वो सारे के सारे फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड में चले जाएंगे। आप सोचिए, जब आपकी 2 गुना मेरिट आएगी, उसके बाद 2 गुना मेरिट में से 10,000, 12,000 बच्चे एक झटके में निकल जाएंगे, क्योंकि वो फर्स्ट ग्रेड या सेकंड ग्रेड को ज्वाइन कर लेंगे। तो आपके लिए इससे बेहतर गुड न्यूज़ और क्या हो सकती है। हमने इसके लिए मेहनत की है, आपने इसके लिए मेहनत की है, और ऊपर वाला हमारी और आपकी ज़रूर सुनेगा। और उसका रुझान आना शुरू हो गया। उसका पहला रुझान आया है आज आंसर की के रूप में सेकंड ग्रेड की। तो हो सकता है सेकंड ग्रेड का रिजल्ट बहुत जल्दी आपको देखने को मिले। हाँ, ज़रूरी नहीं कि पहले सेकंड ग्रेड का रिजल्ट आए, हो सकता है पहले L2 का रिजल्ट दे दें, क्योंकि अभी सरकार सारे काम करके जाने वाली है। हो सकता है वापस आए नहीं आए, वो अलग बात है, हम उस चक्कर में नहीं पड़ेंगे। पर बेरोजगारों की सुनेगी सरकार, सुनना है तो सारे काम होंगे अब। तो अगर पहले L2 का रिजल्ट आता है, थर्ड ग्रेड का रिजल्ट आता है और सेकंड ग्रेड का बाद में आता है, तो भी कोई चिंता की बात नहीं है, क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में तो डबल मेरिट में तो वो बच्चे सारे आ जाएंगे। लेकिन वो सारे बच्चे सेकंड ग्रेड ज्वाइन करेंगे, फर्स्ट ग्रेड ज्वाइन करेंगे, और आपकी जिस दिन काउंसलिंग होगी, क्योंकि हम सब इसके लिए भी कोशिश करेंगे, अभियान चलाएंगे, और यकीन मानिए ऐसा हम कर देंगे, क्योंकि हमने जो भी बोला है वो आपके लिए किया है कि थर्ड ग्रेड की काउंसलिंग सबसे बाद में करवाएंगे। और थर्ड ग्रेड की काउंसलिंग सबसे बाद में होगी तो बच्चों निश्चित रूप से आपकी मेरिट बहुत नीचे आ जाएगी। ओके, तो अभी ये जो आंसर किया, ये इसमें भी कुछ डाउटफुल चीज़ें हो सकती हैं, पर अभी मैं आपको शॉर्ट में बताऊंगा, ज़्यादा लंबा नहीं चलूंगा। क्या क्या आपने किया, किस तरह से किया, चूंकि इसमें साइकोलॉजी नहीं है, ये साइंस का पेपर है, लेकिन पेडागोजी तो है। और पूरे राजस्थान में हमने आपको बताया था कि जिन बच्चों ने हमसे पेडागोजी पढ़ी है, वो बहुत कम बच्चे हैं जिन्होंने हमसे पेडागोजी पढ़ी है, उनको मज़ा आ गया। क्या वो ट्रेलर है? देखिए आप भी। पेडागोजी की स्टार्टिंग है 131, 131 के प्रश्न से। देखिए आप कौन सा प्रश्न आपने कैसा किया था, क्या आंसर में माना गया है, क्या आपको ऑब्जेक्शन लगाना है। तो काफी महत्वपूर्ण है। 131, 131। ओके बच्चों, 131 पहला प्रश्न देखिए। विज्ञान में दाब, तापमान और आर्द्रता जैसे प्रकरणों का सहसंबंध किस विषय से होना। मैं तो कहता हूं कि इतना इजी है आपका शिक्षक बनना, बस आप तो हमारे साथ जुड़े रहें। दाब, तापमान, आर्द्रता, इनका कोरिलेशन साइंस में ये सब्जेक्ट पढ़ाएगा अगर कोई आपको, तो कौन से विषय से कोरिलेट करेंगे आप? म्यूजिक से, फाइन आर्ट से, लैंग्वेज से, ज्योग्राफी से? जवाब है ज्योग्राफी से। भूगोल, भूगोल इसका सही जवाब था, और भूगोल ही आंसर की में आया है, इसलिए कोई आपत्ति की जरूरत हमको। 132 का देखिए। वैज्ञानिक विधि, साइंटिफिक मेथड की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं? समझिए आप इन बातों को। सबसे पहले वस्तुनिष्ठता, ऑब्जेक्टिविटी, मैं बता चुका हूं आप सबको, ऑब्जेक्टिविटी अच्छी बात होती है, सब्जेक्टिविटी खराब बात होती है। दोनों में क्या फ़र्क है बता चुके हैं, फिर कभी डिस्कस करेंगे। तो वस्तुनिष्ठता तो होती है,
सत्यापनीयता, वेरिफिएबिलिटी, वेरिफिकेशन तो होता ही है, सब साइंस की खास बात है। क्या इसमें प्रिडिक्टेबिलिटी भी होती है, भविष्यवाणी कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। क्या सब्जेक्टिविटी होती है, व्यक्तिनिष्ठता होती है? बिल्कुल नहीं होती, क्योंकि व्यक्तिनिष्ठता का मतलब तो ये होता है कि परिणाम व्यक्ति की भावनाओं के अनुसार बदलते रहते हैं, जबकि साइंस में तो ये बात नहीं होती, विज्ञान तो इसके खिलाफ है। इनडेफिनिट अनिश्चितता भी नहीं होती, लिहाजा ए बी सी जिसमें होंगे वो राइट आंसर है। आंसर की में ए बी सी जिसमें थे उसी को ही राइट आंसर माना है, यानी 132 में फोर्थ राइट माना है, और इसमें कोई ऑब्जेक्शन और आपत्ति की जरूरत नहीं है। 133 देखिए, विद्यालय में साइंस क्लब का पैटर्न कौन होता है, संरक्षक कौन होता है? तो बच्चों निश्चित रूप से मेरे विद्यालय में भी सीनियर सेकेंडरी स्कूल है, उसमें भी साइंस क्लब है, तो साइंस क्लब का इंचार्ज एक टीचर है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जहां भी पैटर्न की बात आई तो फिर संस्था प्रधान के साथ ही हम जाएंगे। तो एक आध ऐसे प्रश्न आते हैं जिस पे आपका बस ही नहीं, आपका जोर ही नहीं है, हालांकि इंटर्नशिप में आप गए थे लेकिन इतनी माइनर चीज़ों पर आपने ध्यान नहीं दिया होगा, तो संस्था प्रधान के साथ बोर्ड गया है और हम इसमें भी आपत्ति नहीं लगाएंगे। 134, क्षेत्र भ्रमण प्राथमिक रूप से बल देते हैं, फील्ड ट्रिप्स किस पे एम्फेसिस करते हैं? बहुत चीज़ों को आप इस तरह से समझेंगे, मैं इतने प्रैक्टिस कराऊंगा आपको इससे पहले, अभी वापस सेकंड ग्रेड आने वाली है, पेडागोजी में मेरे पास आना, आप साइकोलॉजी में आना, कि आप बिल्कुल टिप्स पे करेंगे। और आपको याद है हमने तो आपको वो तुक्के भी बताए थे कि 4 ऑप्शन में से 3 ऑप्शन एक जैसे होते हैं, वो कभी भी आंसर नहीं होते, जो ओड वन होता है वो आंसर होता है। और इससे भी जाने कितने बच्चे सिलेक्शन ले गए हैं, लेकिन जो नए बच्चे पहली बार मेरे को सुन रहे हैं वो मेरे पास आए ही नहीं, तो मैं क्या करूँ? अभी भी आप आए हो तो सब्सक्राइब तो कर लें। तो चित्र भ्रमण किस पे बल देता है? तो साइंस को एक प्रोडक्ट के रूप में, या फिर साइंस एज ए प्रोसेस ऑफ इंक्वायरी, दिखते ही पता लग रहा है कैसा अच्छा नाम है, परीक्षा की प्रक्रिया के रूप में, वैज्ञानिक सिद्धांतों पर, वैज्ञानिक नियमों पर। तो 2 नंबर प्रोसेस ऑफ इंक्वायरी इसका राइट आंसर है, मेरे ख्याल से हर बच्चे ने किया होगा जिसने हमसे पढ़ा है। 135 देखिए, विज्ञान की विभिन्न प्रक्रियाओं, यस ये वो सवाल है जो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग आपको लगा होगा। विज्ञान की विभिन्न प्रक्रियाओं जैसे अवलोकन, मापन, वर्गीकरण आदि विज्ञान की प्रकृति के किस भाग में शामिल हैं? नेचर ऑफ साइंस। नेचर ऑफ साइंस में ये बहुत ही गहरा प्रश्न है, मैं आपको बता दूं। और इसके 4 ऑप्शन थे, क्या क्या पर्सपेक्टिव है? सोशल पर्सपेक्टिव, सब्सटेंसिव स्ट्रक्चर ऑफ साइंस, सिंटेक्टिकल स्ट्रक्चर ऑफ साइंस, कॉन्सेप्चुअल स्कीम ऑफ साइंस। काश काश आप हमारी साइंस की मेथड की क्लास में बैठे होते तो मजा आता। एक्चुअली यहाँ पे 3 सामाजिक परिप्रेक्ष्य तो इंटरेक्शन को बोलते हैं, बाकी 3 महत्वपूर्ण बातें जो आपने कभी ना कभी सुनी होगी। एक है सब्सटेंशियल, सब्सटेंशियल्स में सब्सटेंशियल अप्रोच क्या होती है, सब्सटेंशियल पर्सपेक्टिव क्या होता है, इसमें फैक्ट्स की बात की जाती है। दूसरा है कॉन्सेप्चुअल स्कीम, यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन देखिए, कॉन्सेप्चुअल स्कीम में साइंटिफिक थ्योरी या साइंटिफिक प्रिंसिपल की बात होती है। और सिंटेक्टिकल स्ट्रक्चर में होता है नॉलेज को किस तरह से प्रमोट करें, नॉलेज को किस तरह से क्रिएट करें। आपने एपिस्टोमोलॉजी शब्द हमसे सुना होगा जीन पियाजे में कि किस तरह से उसकी मीमांसा कर दें ज्ञान की। तो यहाँ दरअसल ये कंफ्यूजिंग था चौथे में और तीसरे में, सिंटेक्टिकल और कंसेप्चुअल में। और फाइनली आंसर बोर्ड ने जो माना वही सही है, सही जवाब है सिंटेक्टिकल स्ट्रक्चर ऑफ साइंस। इन सबको वापस पढ़ने की जरूरत पड़ेगी विज्ञान गणित के मेरे बच्चों, आपका सिलेक्शन हो जाता है, बहुत बढ़िया। फिर भी आप फर्स्ट ग्रेड में आए तो मेरे पास आना, मैं बताऊंगा क्या होती हैं चीज़ें। उसके बाद 136, विद्यार्थी निष्पंदन की प्रक्रिया को स्पष्ट कर सकेंगे, यह उद्देश्य निम्नलिखित में से किस वर्ग से संबंधित है? आपको बताऊं, ब्लूम, हर्बर्ट अगर आपने पढ़े होंगे तो एक भी सवाल गलत नहीं होगा। और मुझे नहीं लगता कि राजस्थान में कोई भी आपको इनको कंसेप्चुअली समझाता होगा। मैंने देखा है उत्कर्ष से लेके जयपुर से लेके हर जगह मैंने देखा है, कहीं कोई नहीं है, सब बकवास है। पर हम बताएंगे आपको, आप हमारे साथ जुड़े तो सही। चलिए, तो किसी चीज़ को स्पष्ट करेंगे तो वो क्या होगा, वो आपका होगा कॉम्प्रीहेंशन, अंडरस्टैंडिंग, अवबोध। ज्ञान प्रयोग बोध, याद है ना बीएस ब्लूम? एक बार तो बीएस बेंजामिन सैमुअल ब्लूम का पूरा नाम भी आ गया था परीक्षा में। एक सवाल जिंदगी बनाता है, एक सवाल जिंदगी बिगाड़ देता है। चलिए साहब, तो बोध इसका राइट आंसर है। अगर आपने 136 में कितने नंबर है, 1 नंबर किया है तो ठीक है, ओके। 137, अब देखिए 5E, मुझे याद है मैंने इसका आंसर कराया था मैंने इसका। 5E निर्मितवादी उपागम के किस सोपान में विद्यार्थी सीखी गई अवधारणाओं को अन्य संबंधित अवधारणाओं से जोड़ते हैं और अपने ज्ञान एवं समझ का उपयोग वास्तविक संसार में करते हैं? तो बच्चों, कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच की बात करें, इंक्वायरी बेस्ड की बात करें, प्रोग्रेसिव मेथड्स की बात करें, टीचिंग मॉडल्स की बात करें,
ये तमाम टेक्निक्स एक दूसरे से इस कदर मिली हुई हैं कि कुछ कीवर्ड्स अगर आपने पकड़ लिए, जैसा कि फैसिलिटेटर मैंने आपको बताया था, तो फिर आपका प्रश्न गलत नहीं हो सकता। यहाँ पे दरअसल क्या है, यहाँ पे 5 ई की बात की गई है। 5 ई क्या है? इसमें 4 तो दे रखे हैं। 5 ई में 5 ई से बनने वाले 5 वर्ड हैं। पहला है एंगेज। एंगेज का मतलब होता है, जब हम स्टार्टिंग में क्लास में जाते हैं तो बच्चों को पूर्व ज्ञान पे आधारित प्रश्न पूछते हैं। बच्चों को चाहे कंसेप्ट क्लियर नहीं हो, वो मिसकंसेप्शन करें, लेकिन वो बच्चे हमारे हमारे प्रश्नों का जवाब देते हैं, उसको हम बोलते हैं प्रस्तावना। दूसरा ई है एक्सप्लोर। एक्सप्लोर में क्या होता है, बच्चे थोड़ा आगे बढ़ते हैं, इंटरेस्ट लेते हैं, खुद इन्वेस्टिगेट करते हैं, और कहीं कहीं वो प्राकल्पना और हाइपोथेसिस वाले प्रश्न भी कर लेते हैं। 3 नंबर पे होगा एक्सप्लेन, व्याख्या। इसमें जो बच्चों ने ऑब्जर्व किया, देखा है, वो उसकी व्याख्या करते हैं, पर खास बात क्या है, जो उन्होंने अभी देखा है उसी की व्याख्या करते हैं, जिसको बोलते हैं सिंगल एग्जाम्पल से व्याख्या करना। और फिर 4 नंबर पे होता है इलेबोरेट या एक्सटेंड। इसमें इलेबोरेट दिया है। इलेबोरेट का मतलब होता है, अब बच्चे क्या करेंगे, यहाँ तक उन्होंने जो समझा है ना, उसके बाद वो अपने आसपास की चीज़ों को देखेंगे और वास्तविक रियल लाइफ से अलग अलग एग्जाम्पल्स को लेंगे, उनको जोड़ेंगे और जनरलाइज कर लेंगे। 5वें नंबर पे इवेल्युएट। और इवेल्युएट में क्या होता है, एंगेज स्टेज पे हम वापस आएंगे और वहाँ पे जो मिसकंसेप्शन थे उनकी तुलना प्रेजेंट अंडरस्टैंडिंग से करेंगे और मज़ा आ जाएगा। ये एक्चुअली ब्रूनर का, आपको ब्रूनर वाले प्रश्न पे मुझे इतना, पूरे राजस्थान में 98-99% बच्चों ने आर्मस्ट्रॉन्ग किया था। केवल हमसे जो पढ़े थे उन्होंने डिस्कवरी लर्निंग में ब्रूनर किया था, क्योंकि ब्रूनर मास्टरी पे बल देते हैं। मज़ा आ गया उनको। एक प्रश्न उनको नौकरी दे गया और एक सवाल बहुत से लोगों की नौकरी ले गया, जो पता नहीं कौन कौन से चैनल पे भटकते फिरते थे और आज भी भटकते फिरते हैं। तो कहने का मतलब इसमें क्या है, वास्तविक जीवन की अवधारणा को जोड़ेंगे तो इसका सही जवाब आ जाएगा इलेबोरेट। अगर आपने इलेबोरेट किया है, माफ करें, 137 में तीसरा विस्तार किया है, इलेबोरेट किया है, तो फिर आपको अपत्य लगाने की भी जरूरत नहीं है, आपका सही हुआ है। कुछ और किया है तो फिर कोई इलाज नहीं है बच्चों। अभी तो आप ईयरफोन लगा के सुन लें। कुछ बच्चे कहते हैं कि सर आवाज़ कम आती है, तो आप सुन लें अभी तो, फिर मैं भी क्लासेस स्टार्ट करूंगा तो फिर आवाज़ साउंड सब ओके कर देंगे हम। ओके, चलिए, तो इसमें विस्तार इलेबोरेट राइट आंसर था। 138 का देखिए, फिर आ गया महत्वपूर्ण। निम्नलिखित में से कौन सी पूछताछ उपागम की एक सीमा है, परीक्षा उपागम की एक सीमा है? लिमिटेशन ऑफ इंक्वायरी अप्रोच। तो देखो, समझें आप चीज़ों को, किस तरह से परीक्षा में आपको आंसर करने होते हैं। यानी इंक्वायरी मॉडल क्या है, अभी नहीं बताऊंगा, सुन लें आप, तो ऑप्शंस देख लें आप। इंक्वायरी मॉडल की एक कमी बताई, पूछी है, ठीक है ना। पहली बात है, ये मौखिक अधिगम को कम करता है, वर्बल लर्निंग को कम करता है। तो देखो, यहाँ दो बातें ध्यान रखना। एक तो सीमा का मतलब, आप प्रश्न को समझना। सीमा का मतलब, एक तो वो इंक्वायरी मॉडल की बात होनी चाहिए, दूसरी बात वो खराब होनी चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पहला ऑप्शन है, इट मिनिमाइजेज वर्बल लर्निंग। इंक्वायरी मॉडल तो होता है वर्बल लर्निंग पे है, उसमें कंटेंट इंपॉर्टेंट नहीं होता, उसमें हाउ टू इंक्वायरी, इसमें बच्चों को ट्रेंड किया जाता है। तो ये मौखिक अधिगम को कम करता है, ये बात सही है, तो लिमिटेशन नहीं हो सकती। दूसरी बात, ये आंतरिक अभिप्रेरणा पर आधारित है, इंट्रिंसिक मोटिवेशन पर आधारित है, तो बच्चे खुद अभिप्रेरित होकर तो सवाल करेंगे। तीसरा, इसमें अनुदेशन शिक्षक केंद्रित न होकर छात्र केंद्रित होते हैं, ध्यान देना बच्चों। फिर वही वाली बात है, प्रूफ है ये एक तरीके से L1 वाले बच्चों के लिए। अनुदेशन शिक्षक केंद्रित न होकर छात्र केंद्रित होता है, यानी शिक्षक अनुदेशन नहीं करता इंक्वायरी मॉडल में। क्या इंक्वायरी मॉडल में शिक्षक अनुदेशक होता है? क्या इंक्वायरी मॉडल में शिक्षक इंस्ट्रक्शन देता है? नहीं देता। ये बात तो सही है, ये बात तो अच्छी है, छात्र केंद्रित होना अच्छी बात है, इसलिए ये सीमा नहीं हो सकती, हालांकि इंक्वायरी मॉडल की एक बात है। चौथी बात है, इसमें ग्राही अधिगम की तुलना में अधिक मैं आपको बहुत बार बोलता हूँ ना, इंग्लिश के वर्ड्स देखना आप। ग्राही अधिगम मुझे नहीं लगता कि आपके किसी के भी समझ में आता होगा, लेकिन रिसेप्टिव लर्निंग आपके समझ में आता होगा। पेसिव लर्निंग, रिसेप्टिव लर्निंग, यानी ग्राही अधिगम, रिसेप्टिव लर्निंग वो होता है जिसमें टीचर बोलता है या टीचर एक्टिव रहता है, बच्चे उससे ज्ञान ग्रहण करते हैं। तो थोड़ा जल्दी तो हो ही जाता है वो, है ना, जैसे व्याख्यान में, लेक्चर मेथड में होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें नॉन पेसिव लर्निंग होती है, इसमें पैसिव लर्निंग नहीं होती, रिसेप्टिव लर्निंग नहीं होती, बल्कि एक्टिव लर्निंग होती है। बच्चा एक्टिव रहता है, खुद ही करता है सारी चीज़ें, हाइपोथेसिस करता है, खुद प्रश्न करता है, कंक्लूजन पे पहुंचता है, निष्कर्ष निकालता है। तो ये बात सही है कि इसमें उसकी तुलना में समय ज़्यादा लगता है। समय तो इंक्वायरी मॉडल में ज़्यादा लगेगा, क्योंकि बच्चे एक्टिव होते हैं, पैसिव नहीं होते। लेकिन ये खास बात ऑप्शन नंबर 4 138 में अगर आपने किया है तो मज़ा आ गया। 139 देखिए बच्चों, एक शिक्षण विधि की कुछ विशेषताएं, बहुत आसान था, प्रॉब्लम सेंट ओरिएंटेड, समस्या केंद्रित, उद्देश्यपूर्ण, हर कोई जानता है, सामाजिक वातावरण में पूर्ण होती है, स्टीफेंसन और
डब्ल्यू.एच. किलपेट्री की परिभाषा शायद ही आप में से कोई है जिसने नहीं पढ़ी हो, प्रयोजना विधि, प्रोजेक्ट मेथड। प्रोजेक्ट मेथड पे जरूर सवाल आता है आपके, चाहे L1 हो, L2 हो, DSSB हो, सीटेट हो। हम आपको प्रोजेक्ट मेथड एक ही दिन में पढ़ाएंगे, उसके बाद जिंदगी में प्रोजेक्ट मेथड में से कोई भी सवाल आपका गलत नहीं होगा। इवन लोगों को तो यह तक नहीं पता कि प्रोजेक्ट में 6 स्टेप होते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग में 5 होते हैं। चलिए तो बच्चों, प्रायोजना विधि इसका राइट आंसर है। 140 देखिए, विज्ञान प्रयोगशाला में निम्नलिखित में से कौन सा स्टॉक रजिस्टर है जिसमें दैनिक उपयोग वस्तुओं की खपत से खपत हो गया, ठीक है ना। कंज्यूमेबल 3 नंबर वाला इसका राइट है, बोर्ड ने वही माना है, अभी तक आपत्ति का कोई भी प्रश्न नहीं है। 141 ब्लूम के शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण तो सबको पता है ना। सबसे पहले ज्ञान, फिर अवबोध, फिर प्रयोग, फिर विश्लेषण, फिर संश्लेषण, फिर मूल्यांकन। नॉलेज, कॉम्प्रिहेंशन, एप्लीकेशन, एनालिसिस, सिंथेसिस, इवेल्युएशन, चौथा राइट है और चौथा ही बोर्ड ने माना है, आपत्ति की जरूरत नहीं है। 142 एनसीएफ 2005 ने क्या बताया है, बिल्कुल पहला सही है, करके देखना और परीक्षा, ऑप्शन 1 राइट आंसर है, बोर्ड ने ये माना है। 143 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा परीक्षण छात्रों के समालोचनात्मक व स्वतंत्र चिंतन अभिव्यक्ति का मापन करता है, वस्तुनिष्ठ, निबंधात्मक, चयन, बहुविकल्प। आप अगर ये परीक्षा दे रहे हैं और आप अगर मेरी इन बातों को भी नहीं समझते तो मैं नहीं समझता कि आपने कोई बहुत अच्छी जगह पढ़ाई करी है। देखो, मैंने आपको यह भी बताया था कि 3 ऑप्शन से एक से होंगे। आपको पता है, वस्तुनिष्ठ उसी को बोलते हैं, सिलेक्शन टाइप उसी को बोलते हैं, मल्टीपल चॉइस उसी को बोलते हैं। ये तीनों तो हैं ही एक ही, अलग है निबंधात्मक, और यही इसका आंसर है। 144 विज्ञान क्लब गतिविधियां एवं कक्षा कक्ष गतिविधियों में अंतर होता है। देखो, कक्षा कक्ष में एक वातावरण होता है फॉर्मल, ठीक है, जो चाहे वो हम नहीं कर सकते, इतना इजी नहीं होता। और साइंस क्लब वही है कि अनौपचारिक तरीके से हम सीखें, कुछ भी करें। तो देखो, आप 4 ऑप्शन देखेंगे, 3 में एक जैसी बातें आएंगी। पहला ऑप्शन देखिए, विज्ञान क्लब में विद्यार्थियों को गतिविधियां करने हेतु प्रदान की जाती हैं। विज्ञान क्लब में गतिविधियां प्रदान की जाती हैं, दी जाती हैं, बिल्कुल ये बात तो ठीक है। जबकि कक्षा कक्ष में वे गतिविधियों को चुनने के लिए स्वतंत्र होते हैं, ये बात उल्टी कह दी उन्होंने, ठीक है। दी नहीं जाती, दी जाती है तो कक्षा कक्ष में, और विज्ञान क्लब में तो वो स्वतंत्र होते हैं। चौथा ऑप्शन देखिए, विज्ञान क्लब में विद्यार्थी अध्यापक को संतुष्ट करने के लिए और कक्षा कक्ष में अपने माता पिता को संतुष्ट करने के लिए, तो बात ही गलत हो गई। तीसरा देखिए, विज्ञान क्लब की गतिविधियां कठोर सख्त होती हैं, कक्षा कक्ष में स्वतंत्रता। देखिए, तीसरे ऑप्शन में कक्षा कक्ष में स्वतंत्रता बताया गया है, और पहले ऑप्शन में कक्षा कक्ष में स्वतंत्रता। तो केवल अगर आपने प्रश्न भी नहीं पढ़ा तो आप इस प्रश्न का राइट आंसर करेंगे, क्योंकि 2 एक जैसे ऑप्शन कभी भी आंसर नहीं हो सकते। यानी कक्षा कक्ष में स्वतंत्र पहले में बताया है और कक्षा कक्ष में स्वतंत्र तीसरे में बताया है। विज्ञान क्लब में कठोर तीसरे में बताया है और पाबंद रिस्ट्रिक्शन पहले में बताया है। दूसरा ऑप्शन देखिए, इसका मतलब तीसरा भी नहीं होगा, चौथा भी नहीं होगा, दूसरा राइट आंसर है। विज्ञान क्लब की गतिविधियां अनौपचारिक हैं, यानी वहां पे बच्चा स्वतंत्र है, खुद ही चुनता है। कक्षा कक्षीय औपचारिकताएं हैं, तो दूसरा राइट आंसर है। जिस भी बच्चे ने दूसरा किया है, मैं मानता हूं कि वो जीनियस है और वो मेरा बच्चा है। ओके, नेक्स्ट, बस 1-2 बचे। 145 मजा आ गया होगा जिन बच्चों ने मेरे से आज से 10 साल पहले पढ़ा होगा। हर बार मैंने आपको बताया है कि कंसिस्टेंसी, रिलायबिलिटी। मुझे तो अफसोस तब होता है जब राजस्थान में बहुत बड़ी बड़ी किताबें लिखने वाले और बड़े बड़े लोग जिनके पास शिक्षण विद्या पढ़ने के लिए बच्चे जाते हैं, उनको खुद को ये नहीं पता। जब मैंने पूछा ना कि आप क्या बता रहे हो, आप रिलायबिलिटी और ऑब्जेक्टिविटी में फ़र्क नहीं बता सकते, क्यों पढ़ा रहे हैं आप? पढ़ाते हैं, सब पढ़ते हैं बच्चे, फिर सिलेक्शन तो कहाँ से होंगे? फिर वो इमोजी आती है ना रोने वाली। तो यहाँ पे देखो, इस प्रश्न में ये दिया था कि एक बार उसको 80 नंबर मिले और 1 वीक बाद में भी मिले। तो आपको याद है, हमने आपको एक चीज़ बोली थी, मेरे ऑफलाइन के बच्चे जानते होंगे मेरी इस बात को, कि अलग अलग लोग जांचें फिर भी परिणाम सेम रहे, उसको बोलते हैं वस्तुनिष्ठता। परिणाम सेम रहता है लेकिन कौन बदलते हैं? जांचने वाले। और परिणाम सेम रहता है, क्या बदलता है? वक्त, समय, उसको बोलते हैं विश्वसनीयता। और यही बेहतरीन सवाल इसमें आया था कि साहब, एक अलग अलग समय पर परीक्षण किया गया फिर भी सेम रिजल्ट रहा, उसको हम बोलेंगे विश्वसनीयता। 145 के बाद 146 देखिए, कौन से मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर शिक्षण टीचिंग एड, कौन कौन सा सिद्धांत इसमें अप्लाई होता है? बहुत प्यारा सा प्रश्न था। अधिगमकर्ता एक्टिव होता है, बिल्कुल होता है। सेंसरी ऑर्गन्स एक्टिव होते हैं, बिल्कुल होते हैं, देखता है, सुनता है। शिक्षक केंद्रितता कभी नहीं होती, कहीं नहीं होती। मूर्त और प्रत्यक्ष अनुभव तो होते ही हैं। तो ए, बी और डी जिसमें है, ए, बी और डी किस में है? ए, बी और डी दूसरे में है, जो कि राइट आंसर है। जिस भी बच्चे ने किया उसको बधाई। 147 देखिए आप, शिक्षक उपचारात्मक कक्षा ले रहा है,
तो उपचारात्मक कक्षा आ गया तो फिर निदानात्मक परीक्षण इसका राइट आंसर हो जाएगा, वही बोर्ड ने माना है। पर आपको पता है एनआरटी सीआरटी कौन बताता है राजस्थान में आपको? हम ही तो बताते हैं। 148 देखिए, शिक्षण कराते समय शिक्षक पहले नियम बाद में एग्जाम्पल, निगमन और पहले उदाहरण बाद में नियम आगमन। तो इसका सही जवाब 148 में 4 नंबर है निगमन, जो कि बोर्ड ने सही माना है। 149, विज्ञान शिक्षा एक शिक्षार्थी को विज्ञान से संबंधित तथ्य व सिद्धांतों व उनके अनुप्रयोग को संज्ञानात्मक विकास के साथ स्थापित करते हुए, मतलब बच्चे को कैसे पढ़ाएं आप? वही बात है ना, जीन पियाजे याद है ना, बायोलॉजिकल मेच्योरिटी जरूरी है, बायोलॉजिकल रेडीनेस जरूरी है। आप 3 साल के बच्चे को फिजिक्स के फॉर्मूले नहीं बता सकते, जब वो संज्ञानात्मक रूप से इस योग्य हो जाएगा तब हम उसको बताएंगे। तो ये बहुत अच्छा सा प्रश्न था। तो वैसे भी आप 4 ऑप्शन देखोगे तो कह दोगे सभी स्तरों पर समान विषय वस्तु नहीं, विभिन्न स्तरों पर अलग पढ़ाया जाना चाहिए, विभिन्न स्तरों पर समान शिक्षण विधियां नो, विभिन्न स्तरों पर, ये तीसरा सही है, विभिन्न स्तरों के लिए उद्देश्य पाठ्यचर्या विधियां आकलन सभी कुछ भिन्न होना चाहिए। तो इसमें तीसरा जिसने किया है उसका सही वह। अब देखिए आखिरी प्रश्न है, एक शिक्षक पूर्व ज्ञान के साथ नवीन ज्ञान की तुलना व संबद्धता करता है। पाठ योजना के हर्बर्ट उपागम के अनुसार शिक्षक किस सोपान में है? अगर आपको इंग्लिश के वर्ड्स भी आपने देख लिए तो आपका काम हो जाता है। एसोसिएट शब्द आ गया यहाँ पे। आपको पता है हर्बर्ट उपागम के 5 टर्म है। पहला है प्रिपरेशन, दूसरा है प्रेजेंटेशन, तीसरा है एसोसिएशन, चौथा जनरलाइजेशन, पांचवा एप्लीकेशन, प्रस्तावना, प्रस्तुतिकरण, तुलना, सामान्यकरण, प्रयोग। तो यहाँ पे तुलना है, तुलना हिंदी में, एसोसिएट इंग्लिश में। तो पहला प्रस्तावना, दूसरा प्रस्तुतिकरण, तीसरा तुलना। तो यहाँ पे तुलना पूछा है तो सोपान नंबर 3 एसोसिएशन, प्रिपरेशन, प्रेजेंटेशन, एसोसिएशन, जनरलाइजेशन, एप्लीकेशन। तो प्यारे बच्चों ये थी आपकी आंसर की। और अब साइंस के बच्चों जल्दी से देख लो आपकी कट ऑफ। बच्चों कंफ्यूजन नहीं होना है आपको, ये मैंने आपको आंसर की बताई है सेकंड ग्रेड साइंस के पेपर की। और अब आप कट ऑफ देखेंगे, अभी आपने जो थर्ड ग्रेड का लेवल 2 का एग्जाम दिया साइंस में, आपको पता है 7,435 पोस्ट थी, जिसमें 6,139 नॉन टीएसपी और 1296 टीएसपी। मेरे टीएसपी के बच्चे मुझे बहुत प्यारे हैं। मैं आपके ना तो मेरिट बता पा रहा हूँ, मेरे पास इतना टाइम भी नहीं है, बीच में मैं कुछ ऐसे दौर से गुजरा था कि मैं थोड़ा विचलित भी हो गया था, आपको बता भी नहीं पाया था। तो कुल मिला के करेंगे, टीएसपी वालों की भी बात करेंगे अपन, ठीक है ना। पर अभी नॉन टीएसपी 6,139, कितनी अच्छी पोस्ट है, पोस्ट अच्छी है, ठीक है ना। 1200 टीएसपी में अच्छी पोस्ट है, 1300 लगभग, ठीक है। साइंस मैथ के बच्चों के लिए गुड न्यूज़, सेकंड ग्रेड में और फर्स्ट ग्रेड में बच्चे चले जाएंगे, इसलिए आपकी मेरिट नीची रहेगी। मेरा आकलन है, अनुमान है कि कितना सटीक बैठता है ये बात अलग है। अगर सटीक नहीं बैठे तो आप मेरे को कमेंट करके ये नहीं कहेंगे सर, ठीक है ना, क्योंकि हर कोई टीचर आपको बताता है तो वो कोशिश करके बताता है ठीक ही जाए। और वैसे कट ऑफ का अनुमान सटीक बैठना कोई बहुत बुद्धिमानी की बात नहीं होती, वो तो तुक्का लगता है साहब। 1,85,400 बच्चों ने फॉर्म भरे थे, लगभग 2.25 लाख बच्चे बैठे थे परीक्षा में, 95% प्रेजेंस थी और 23:1 का रेशियो था, यानी एक सीट पे 23 बच्चों में लड़ाई है। इन 23 में तो पता है 10-12 बच्चे तो चले जाएंगे फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड में ही, तो आपके कम रहेंगे। और कट ऑफ आपकी फाइनल में बताने जा रहा हूँ। देखिए फाइनल कट ऑफ आपके सामने ये रही, L2 साइंस मैथ्स फाइनल कट ऑफ। क्वेश्चंस कितने और मार्क्स कितने? तो जनरल देखिए बच्चों, जनरल में अगर आपके 88 प्रश्न हैं, 88, तो आप सिलेक्शन की उम्मीद करना 88 से 90। मार्क्स 180 मैंने यूँ बताए हैं कि 2, 3, 4 प्रश्न निश्चित रूप से डिलीट होंगे, और डिलीट होंगे तो एक प्रश्न 2 नंबर का नहीं होकर 2.0 समथिंग हो जाएगा, जैसा कि आपने L1 में देखा है। तो 90 अगर है तो 90 के 180 नहीं होके 3-4 नंबर बढ़ जाएंगे, 184। इसलिए मैंने यहाँ पे मार्क्स लिखे हैं 180 से 184। तो जनरल में 180 से 184 अगर आप ले आते हो, या 88 प्रश्नों पर आप चले जाते हो, 88, 89, 90, तो बहुत संभावना कि आपका सिलेक्शन होगा। ओबीसी 85 प्रश्न, 85, 85, 287 मार्क्स देखिए 174 से 178। ओबीसी में अगर आप 85 प्रश्न करते हैं तो पूरी उम्मीद है, हो सकता है मेरिट इससे भी नीचे जाए, मैं आपको बता दूं। और यहाँ 2 गुना, मैं आपको बता दूं, 2 गुना और 1 गुना में ज़्यादा फर्क नहीं रहेगा, क्योंकि 2 गुना की जो मेरिट आएगी ना, उस मेरिट में ये वो सारे बच्चे आएंगे 16,000 बच्चों में से जो फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड में बाद में चले जाएंगे, और 1 गुना वाली मेरिट में वो नहीं मिलेंगे, 1 गुना वाली मेरिट से वो गायब रहेंगे। इसलिए 1 गुना की मेरिट में
अब क्या बताऊं मैं आपको, जब देखना आप आए तो रिजल्ट। तो जनरल 88 से 90 प्रश्न हैं, 180 से 184 मार्क्स हैं। ओबीसी 85 प्रश्न आपने किए हैं, तो आप मस्त रहें। 85 से 87 मेरा आकलन है, अनुमान है, हालांकि 100% सही जाए इसकी गारंटी नहीं है, मेरे को उलाहना मत देना, पर मेरा आकलन है माफ करें, अनुमान है। 174 से 178। ईडब्ल्यूएस 82 प्रश्न आपके सही हैं, तो आप उम्मीद करें। 168 से 172। एमबीसी 80 प्रश्न सही हैं, तो आप उम्मीद करें। 164 से 168 ये मार्क्स हैं, आगे वाले पीछे वाले प्रश्न हैं। एससी 77 प्रश्न आपके सही हैं, 158 से 162। और एसटी में 75 प्रश्न आपके सही हैं, यानी आप 50% मार्क्स लेके आते हैं। 154 से 158। तो हम आपको बधाई देते हैं सबको। प्यारे बच्चों, अगला वीडियो लेके आ रहा हूँ, तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर दें और सबको, अपने दोस्तों को, साथियों को, भाई बहनों को शेयर तो करो बच्चों, सबको शेयर भी करें। और मिलते हैं जल्दी ही अगले वीडियो में। और मैं अपनी क्लासेस शुरू करता हूँ, फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड रीड सब दूंगा आपके लिए। ओके बाय, गुड नाइट, शब बखैर।